कुछ जगहों के नाम में ही पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर महसूस होता है ना। तो चलिए आज हम चलते हैं एक ऐसे ही गांव चंबलपुर की कहानी में, जहां की जमीन एक ऐसी दास्तान जानती है जो आज भी वहां के लोगों की रातों की नींद उड़ा देती है। ये दास्तान है वहां के इमली के पेड़ की। इस कहानी की दुनिया में हमारा स्वागत। ये एक बहुत ही अजीब सी लाइन करती है। तो ये पंक्ति हमें क्या बताती है? यही कि ये कोई मामूली गांव नहीं है। अरे ये तो वो जगह है जहाँ जानवर भी अपनी आदतें भूलकर खौफ से कांपते हैं, जहाँ डर सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि हवा में ही घुला हुआ है। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले उस जगह को समझना पड़ेगा, यानी चंबलपुर, और वो पेड़ जो उसकी डरावनी पहचान बन चुका था। देखिए, चंबलपुर अपने आप में ही एक किरदार है। दुनिया से एकदम कटा हुआ, दो पहाड़ियों के बीच दबा हुआ एक गुमनाम सा गांव। और वहां का वो वीरान स्कूल, जरा सोचिए, एक ऐसा स्कूल जिसकी दीवारों पर दशकों से उन बच्चों के नाखूनों के निशान मौजूद हैं जो एक दिन खेलने तो गए पर फिर कभी घर नहीं लौटे। ये माहौल ही उस खौफ का मंच तैयार करता है जो आगे आने वाला है। और उसी वीरान स्कूल के अहाते में खड़ा था वो सदियों पुराना पेड़, जिसे लोग कहते थे प्रेत तरु। गांव वालों के लिए ये सिर्फ लकड़ी और पत्तों का ढेर नहीं था, नहीं, ये एक जिंदा डर था। उनका मानना था कि इस पर किसी ऐसी आत्मा का वास है जिसे कभी शांति नहीं मिली, और वो आज भी वहीं है। अब होता यह है कि हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जहां एक छोटा सा फैसला, एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल कर रख देती है। हमारी कहानी में वो पल एक तपती हुई गर्मी की दोपहर में आया। तो मिलिए ध्रुवकांतातु से। उम्र सिर्फ 12 साल। अब बच्चों का मन तो लालच करता ही है, और उस पेड़ पर लटकती पकी हुई इमलियां उसे बुला रही थीं। उसने गांव वालों की सारी चेतावनियां और उस दोपहर की मौत जैसी खामोशी सब कुछ नजरअंदाज कर दी। और जैसे ही ध्रुवकांतातु उस पेड़ के नीचे पहुंचा, कुछ बदला। माहौल में कुछ बहुत ही ज्यादा गलत लगने लगा। सबसे पहली चीज, खामोशी। एकदम से चिड़ियों का चहचहाना बंद। ये कोई आम शांति नहीं थी, ये एक भारी दबाने वाली खामोशी थी, जैसे हवा ने भी सांस रोक ली हो। ऐसा सन्नाटा जो आपको देख रहा हो। और फिर उसी जानलेवा सन्नाटे में एक आवाज गूंजी, किसी के चलने की आवाज, भारी चांदी की पायलों की, छन छन छन, धीमी, नपी तुली और खतरनाक हद तक पास। आसपास तो कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। तो फिर ये आवाज आ कहाँ से रही थी, और ऐसा क्यों लग रहा था कि वो लगातार उसी की तरफ बढ़ रही है? तभी एक बर्फीली हवा का झोंका उसकी गर्दन से टकराया, और उसके साथ आई एक फुसफुसाहट, सीधा उसके कान में। आवाज मीठी थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था, जैसे कोई इंसान होने की बस नकल कर रहा हो और बहुत बुरी तरह नाकाम हो रहा हो। ध्रुवकांतातु ने भागने के लिए पलटना चाहा, लेकिन वो हिल तक नहीं सका। जैसे उसका शरीर अब उसका अपना था ही नहीं। एक अनदेखी, एक अनजानी ताकत ने उसे जकड़ लिया और धीरे, बहुत धीरे उसे पीछे घुमाया, ताकि वो उसका सामना कर सके, जो वहां खड़ी थी। और उसके सामने जो खड़ा था वो कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता था। उसकी लंबाई कम से कम 7 फीट थी। सोचिए, एकदम गैर मामूली ऊंचाई जो सिर्फ खौफ पैदा कर रही थी। तो वो दिखती कैसी थी? चेहरा किसी देवी की तरह खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि यकीन ना हो। पर आंखों में एक गहरा अनथीन सन्नाटा था जो बिना पलक झपकाए बस उसे घूर रहा था। उसके होठों पर एक मुस्कान थी जो जैसे उसके सारे डर, सारे राज जानती हो। और उसकी उंगलियां, हर उंगली में एक जोड़ ज्यादा था। पर सबसे बड़ा खौफ तो अभी बाकी था, उसके पैर। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। हाँ, एड़ियां आगे की तरफ और पंजे पीछे। और बस यही वो सबूत था कि वो चीज इस दुनिया की नहीं थी। तो उस खौफनाक मुलाकात के बाद हुआ क्या? क्या ध्रुवकांतातु उस चीज से बच भी पाया? उसे बेहोश पाया उसके दोस्त कोस्ते पेरेटा ने, ठीक उसी पेड़ के नीचे, और धूल में पूरी कहानी साफ साफ लिखी हुई थी। ध्रुवकांतातु के पैरों के निशान और उनके चारों तरफ उल्टे पैरों के निशानों का एक घेरा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो चीज पेड़ पर ही नहीं रुकी, वो ध्रुवकांतातु के साथ उसके घर तक आ गई थी। उसे एक अजीब सा बुखार चढ़ गया। वो ऐसी भाषा में बड़बड़ाने लगा जो किसी ने सुनी नहीं थी।
और उसकी आंखें, वो कमरे के एक खाली कोने को देखकर बस मुस्कुराता रहता, जैसे वहां कोई खड़ा हो जिसे सिर्फ वो देख पा रहा था। जब दवा काम ना आई तो फिर दुआ का ही सहारा था। गांव के तांत्रिक को बुलाया गया। उन्होंने राख का एक सुरक्षा घेरा बनाया, नीम की पत्तियों का धुआं किया और प्राचीन संस्कृत मंत्रों का पाठ शुरू किया। और घंटों तक चले इस अनुष्ठान के बाद उन्होंने भैरव का एक तावीज़ रोकन तातू की कलाई पर बांध दिया। ये इंसान की कोशिश थी, उस अनजाने खौफ को कैद करने की। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो तावीज़ काफ़ी था, या फिर ध्रोकन टातू उस पेड़ का पहला शिकार था ही नहीं? जरा इस पर नजर डालिए। ये कहानी सिर्फ ध्रोकन तातू की नहीं है। 17 साल पहले एक और आदमी इसी पेड़ के पास गया था। वो वापस तो आया, पर उसके बाल रातों रात सफ़ेद हो चुके थे। और पिछले ही साल मुत्तैया, वो भी अब बस पेड़ की डालियों को घूरता रहता है। और इन दोनों में एक बात एक जैसी है, ये दोनों एक उदास, खूबसूरत धुन गुनगुनाते रहते हैं। तो हाँ, ध्रुकेंता तो उस तावीज़ की वजह से बच तो गया, लेकिन वो चंबलपुर कभी वापस नहीं लौटा। वो पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, और गांव वाले मानते हैं कि वो चीज़ भी वहीं है, अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रही है। और कहते हैं, आज भी कभी-कभी जब हवा चलती है ना, तो उस पेड़ की नीचे की धूल पर ताज़े निशान मिल जाते हैं। एड़ियाँ आगे, पंजे पीछे। वो आज भी इंतज़ार कर रही है।